चलिए आज चुनावी नतीजों के शोर से थोड़ा हटकर एक जनादेश की गहराई में उतरते हैं। हम सिर्फ आंकड़ों को नहीं देखेंगे, हम एक पूरे जनादेश का विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि एक विधानसभा सीट पर जीत हार के नंबरों के पीछे असल में लोगों की जिंदगी की कौन सी कहानी छुपी होती है। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये आप कह सकते हैं एक पहेली है। एक तरफ भारत की आर्थिक तरक्की का चमचमाता चेहरा और दूसरी तरफ आम नागरिक की रोजमर्रा की जद्दोजहद। आइए इस जनादेश की एक एक परत को बहुत ध्यान से खोलते हैं। बादशाहपुर अपने आप में शहरी बनते हुए आधुनिक भारत का एक जीता जागता मॉडल है। यहाँ की ऊंची इमारतें, यहाँ के गांव, यहाँ के लोग सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहते हैं जो आज भारत के हर तेजी से बढ़ते शहर की हकीकत बन चुकी हैं। यहाँ की चुनौतियां और यहाँ की उम्मीदें एक तरह से पूरे देश के आने वाले कल का आईना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है। जब कोई उम्मीदवार 60,000 से ज्यादा वोटों के इतने बड़े अंतर से जीतता है तो इसका असली मतलब क्या है? क्या ये उस उम्मीदवार या पार्टी की नीतियों का जबरदस्त समर्थन है, या फिर ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जहां लोगों को लगता है कि उनके पास कोई बेहतर विकल्प ही नहीं है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले जरा इस क्षेत्र के आकार को समझिए। बादशाहपुर में करीब 5,14,000 वोटर्स हैं। ये हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। सोचिए, इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के वोटरों के समूहों को समझना, उनकी जरूरतों पर काम करना, ये शासन के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो बादशाहपुर की राजनीति की धड़कन क्या है? वो है एक टकराव। एक तरफ है मिट्टी यानी गांव, परंपरा, पुरानी जमीन, और दूसरी तरफ है शहर, कंक्रीट का जंगल, कॉरपोरेट दफ्तर और एक नई पहचान। और सारी की सारी सियासत इसी खींचतान के बीच जन्म लेती है। और ये टकराव ना सिर्फ बातों में नहीं है, ये लोगों की रोज की जिंदगी में दिखता है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं? खराब सड़कें, जाम, पानी भर जाना, मतलब जो बेसिक चीजें हैं वही सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही कूड़ा कचरा और अतिक्रमण भी बड़ी चिंताएं हैं जो शहरी जीवन की क्वालिटी को लगातार नीचे गिरा रही हैं। और यही तो गुरुग्राम और बादशाहपुर की सबसे बड़ी विडंबना है। एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की चमचमाती बिल्डिंग्स जो आर्थिक विकास का प्रतीक हैं, और ठीक उनके बाहर टूटी सड़कें और बारिश में डूबते अंडरपास। ये कैसा विकास है जो अपनी ही बुनियाद को भूलता जा रहा है? इस माहौल में यहाँ के वोटर भी कोई एक जैसे नहीं हैं, कई अलग अलग समूह हैं। पुराने गांव के यादव, गुजर समुदाय, उनके लिए जमीन और पहचान के मुद्दे आज भी सबसे ऊपर हैं। फिर आते हैं हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहने वाले प्रोफेशनल्स, जिनकी लड़ाई RWA के जरिए होती है, अच्छी सड़क, सेफ्टी, साफ सफाई के लिए। और इनके अलावा हैं लाखों प्रवासी मजदूर और छोटे व्यापारी, जिनका इस शहर से रिश्ता पूरी तरह रोटी रोजी का है। तो इस पूरे सामाजिक ताने बाने के बीच 2024 के जनादेश ने क्या कहा? चलिए अब सीधे नंबर्स की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी कभी वो कहानी कह जाते हैं जो सतह पर दिखाई नहीं देती। 2024 का नतीजा बिल्कुल साफ है। सत्ताधारी बीजेपी को मिले 51% से ज्यादा वोट। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 30% पर रहा और बाकी करीब 18% वोट दूसरों में बट गए। मतलब पहली नजर में तो ये एक बड़ी एक तरफा जीत लगती है। और जीत का अंतर देखिए, 60,705 वोट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह से समर्थन की एक दीवार है जिसे भेदना बहुत मुश्किल था। ये आंकड़ा हमें ये भी बताता है कि हर नागरिक की गरिमा और उसकी आवाज को समझना कितना जरूरी है। एक जिम्मेदार लोकतंत्र में संवाद सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि लगातार होना चाहिए, ताकि हर आवाज सुनी जा सके। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 2009 में देखिए, कांग्रेस यहाँ 34% वोटों के साथ मजबूत थी। फिर आया 2014 का दौर और सब कुछ बदल गया। कांग्रेस सीधे 5% पर आ गई और बीजेपी ने एक बड़ी छलांग लगाई। 2019 में भी यही हाल रहा। हाँ, 2024 में कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर वापसी जरूर की है, 30% तक पहुंची, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने अपनी लीड को और भी बढ़ा लिया। पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम आंकड़ा ये है, वोटिंग हुई सिर्फ 54%। मतलब करीब 40% लोग, आधे के करीब वोटर घर से निकले ही नहीं। ये खामोशी क्या कहती है? क्या ये नाराजगी है या सिस्टम से एक तरह की नाउम्मीद? तो सवाल यही है, इतनी सारी शिकायतें हैं, आधे लोग वोट नहीं डाल रहे हैं,
फिर भी इतनी बड़ी जीत कैसे? इसका जवाब भावनाओं में नहीं बल्कि जमीनी मशीनरी में है। चुनाव सिर्फ नारों पर नहीं जीते जाते, वो संगठन की ताकत पर जीते जाते हैं। और यहाँ दोनों मुख्य पार्टियों के संगठन का फर्क शीशे की तरह साफ है। एक तरफ सत्ताधारी दल, जिसका एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड कैडर है, जिसे सरकार का पूरा सपोर्ट मिलता है, एक डोमिनेंट मशीन। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी, जिसका जमीनी नेटवर्क कमजोर है, संगठन बिखरा हुआ है और गहराई की कमी है। और यही इस चुनाव का सार है। एक मजबूत मशीनरी होना तो वो वोटरों के गुस्से को भी झेल जाती है, वो अपने समर्थकों को एकजुट करके बूथ तक ले आती है। लेकिन अगर संगठन कमजोर हो तो वो लोगों की नाराजगी को वोटों में तब्दील नहीं कर सकता। शिकायतें होना एक बात है और उन शिकायतों को एक चुनावी ताकत बनाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो फिर यहाँ से आगे का रास्ता क्या निकलता है? कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अगर उसे सच में लोगों का भरोसा जीतना है तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? ये सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं बल्कि सही मायने में शासन करने की रणनीति है। देखिए, ये एक सीधा साधा 4 सूत्रीय फॉर्मूला है। पहला, जमीन को समझिए, मैपिंग कीजिए कि कहाँ क्या मुद्दे हैं, कौन लोग रहते हैं। दूसरा, लोगों की शिकायतों को अपना एजेंडा बनाइए। सड़क, पानी, सुरक्षा, जो उनकी असल तकलीफें हैं उन पर फोकस कीजिए। तीसरा, लोगों से लगातार सीधा संवाद कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लाने का एक सॉलिड सिस्टम बनाइए। इस पूरे मॉडल को हम कहते हैं गवर्नेंस ROI, यानी गवर्नेंस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब सीधा है, जब आप लोगों की रोज की तकलीफों पर सीधा दिखने वाला काम करते हैं तो आपको बदले में उनका विश्वास मिलता है। एक सड़क का गड्ढा भरना सिर्फ रिपेयर का काम नहीं है, ये विश्वास बनाने का इन्वेस्टमेंट है। और ये जो सबक है ना, ये सिर्फ बादशाहपुर का नहीं है, ये आज के बढ़ते हुए भारत के हर शहर की कहानी है, जहां विकास तो हो रहा है लेकिन बुनियादी सहूलियतें पीछे छूटती जा रही हैं। और बेहतर शासन के लिए नागरिकों की जानकारी को सम्मान देना जरूरी है। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर व्यक्ति की सहमति और प्राइवेसी महत्वपूर्ण है। एक भरोसेमंद सिस्टम वही है जो लोगों के डेटा को जिम्मेदारी से संभालता है। इसीलिए बादशाहपुर की कहानी एक तरह से भविष्य का संकेत है, एक चेतावनी है। जो चुनौतियां और राजनीतिक समीकरण हम आज यहाँ देख रहे हैं, वो कल देश के दर्जनों दूसरे शहरों की हकीकत होंगे। इन सबको को समझना बहुत जरूरी है। और आखिर में हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जनादेश सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये जनता और उसके चुने हुए प्रतिनिधि के बीच 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सम्मान का कॉन्ट्रैक्ट, बेहतर जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट। और ये हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है, अगर चुनाव लोगों की आवाज है तो हम क्या सुने जब आधी आबादी खामोश हो? इस खामोशी के पीछे की वजह को समझना ही शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जरूरत है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at jingyar@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.